बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी में क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज होती है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर करें तो बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के गवर्नमेंट जॉब्स की क्या सिचुएशन है करेंटली इंडिया में? मैंने ऐसा सुना है, मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो गवर्नमेंट सैलरी रेंज है उससे काफी कम रेंज में सैलरी दिया जाता है, स्पेशली जैसे बेसिक साइंसेस के पीएचडी स्कॉलर्स को। सो कि अगर किसी स्टूडेंट को आफ्टर पीएचडी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो क्या एआई और डेटा साइंस की नॉलेज इस चीज को इंश्योर करने में और हेल्प करेगा? Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Hello, welcome everyone into another exciting episode of Simple Science. And today we are going to dive deep into the reality of academic jobs in India after completing PhD in biotechnology and biology subject. I'm very confident that this thought-provoking topic will pick the interest of all the aspiring students and fellow PhD researchers who are currently working in this field of biotechnology and बायोलॉजी। एंड आज जो हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर विभूति जोशी। एंड आई हार्टली वेलकम यू मैम। एंड शी इज माय सीनियर एंड हर journey is truly inspiring. She did her PhD in molecular neuroscience from IIT Jodhpur, and after that, she joined as a postdoctoral fellow at National Institutes of Health, United States of America, which is a very popular place. And her exceptional research skills were identified by NIH, and she got award of fellow award of research excellence इन 2022 बाय NIH। और उसके बाद मैम इंडिया वापस आई एंड शी ज्वाइंड एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट बेनेट यूनिवर्सिटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिसेंटली आपको एक अवार्ड भी मिला है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन रिसर्च। उसके अलावा डॉक्टर विभूति इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इंडियन अकेडमी ऑफ न्यूरोसाइंस एंड इंडियन अकेडमी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस। सो I again heartily welcome ma'am. So Thank welcome you. ma'am. Thank you so much, Aditya. And I am watching your most of the episodes of Simply Science, and it's wonderful. I am also learning a lot from your episodes, like how to become a professor in IIT, how to become professor in NIT. So it's a very inspiring interviews, and it's about the people who we already know. So again, it's a very good thing to know about like what they are doing after PhD, because most of us we are together in the PhD, but after that our journeys are separated. So we don't Hmm. know what actually others are doing right now. But your Hmm. episodes, your series of this interviews will again connecting me with the all my seniors, my juniors, and my batchmates. So thank you for doing this wonderful work. And definitely जो अभी जूनियर्स हैं वो उससे काफी इंस्पायर हो रहे होंगे, उनको काफी हेल्प मिल रही होगी। Thank you so much ma'am. Thank you so much for your kind words. So मैम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप अपने रिसर्च वर्क के बारे में थोड़ा हमें बताइए। what were your research work during your PhD and after that during the postdoctoral? सो एज हमारे व्यूअर्स सब तरह के हैं, लाइक दोज हु आर स्टार्टिंग पीएचडी, दोज हु आर इन बीएससी और एमएससी। सो मैं अपना पीएचडी वर्क बहुत ही लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सो इन माय पीएचडी मैंने न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होती है, राइट, एल्जाइमर्स, पार्किंसन, इन सब के बारे में तो आई थिंक सभी ने सुन रखा होगा। हाँ, करेक्ट और नहीं तो करेक्ट। बहुत सारी मूवीज में भी हमने देख रखा है इनके बारे में यस कि यस। एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज। सो इनके जो कॉज होता है, उनका जो कॉज होता है वो हमारे ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स का एक्युमुलेशन हो जाता है। और ओके। वो प्रोटीन नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, जो कि उन्हें रेगुलर बॉडी में फंक्शन करना होता है वो वैसा फंक्शन नहीं करते हैं, वो अब नॉर्मल फंक्शन करने लग जाते हैं। तो उन प्रोटीन्स को हम कैसे डिग्रेड करें, एल्जाइमर के सिम्टम्स को हम कैसे रिड्यूस करें, और एल्जाइमर के लिए हम कैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज लेके ड्रग्स डेवलपमेंट करें।
सो ओके। दिस इज माय मेजरली पीएचडी वर्क। साथ ही मैंने कैंसर पे भी वर्क किया था थोड़ा सा। सो कैंसर का मैं ड्रग डिस्कवरी की तरफ नहीं था उस टाइम, बट हम्म। मेरा ये था कि कैंसर बहुत सारे रीजन से होता है। सो कभी भी कैंसर जब होता है, दिस इज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ वन रीजन। देयर आर मल्टीपल रीजन, देयर आर मल्टीपल चेंजेस इन योर बॉडी बिकॉज ऑफ दैट कैंसर हैपन। सो व्हाट हम्म। आर दोज कॉजेज, व्हाट आर दोज पाथवेज, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में, जो आपके प्रोटीन्स हैं, आपके अदर मेटाबॉलिक कंपाउंड्स हैं जो आपकी बॉडी में, मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर सेल्स डेवलप हो रही है। ओके। सो इन दो पाथवेज पे मैंने वर्क किया था ड्यूरिंग माय पीएचडी। ओके। क्वाइट इम्प्रेसिव। सो मैम, ये बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी में क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज होती है, लाइक? ओके, सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो जनरली जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही बेसिक साइंस है जो कि हम बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लाइक हम्म। प्लांट्स क्या हैं, एनिमल्स क्या हैं, उनके नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, उनके अंदर के प्रोसेसेस क्या हैं, कितने डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं, कितने डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं। सो ये हम्म। सब जनरली हम इंक्लूड करते हैं बायोलॉजी में। सो अगर आप बायोलॉजी के थ्रू बीएससी या एमएससी करने जाएंगे तो आप जनरली जूलॉजी, बॉटनी ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, राइट? जूलॉजी, हम्म। बॉटनी, केमिस्ट्री। सो उसमें आप केवल ये जानते हैं कि अच्छा ऑलरेडी क्या नोन है, क्या एग्जिस्टिंग है, ठीक है, कि ओके। कितने तरीके के प्लांट्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं, कितने तरीके के एनिमल्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं, उनमें बेसिक प्रोसेस क्या होता है उनकी बॉडी में, प्लांट्स ओके। में क्या चेंजेस आते हैं, डिजीजेस क्या होती हैं, लाइक दैट। हम्म। सो दिस इज बेसिक बायोलॉजी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, और जब जैसे हमने जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी 11th 12th में जब हम थे, तब केवल बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा सब चैप्टर हुआ करता था बायोलॉजी में। So it is just a part of biology that time. But nowadays, biotechnology is totally separate. It includes again a multiple different fields. Like अभी तो computer science, AI, data science, everything is included in biotechnology. And other important thing in biotechnology, हम उसमें recent advancement पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों का यस थोड़ा सा हम लेते हैं नॉलेज कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें क्या हैं, बट वहां तक हम लिमिटेड नहीं रहते। लाइक बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें लिमिटेड हो जाते हैं कि बस आप उनके बेसिक प्रोसेस तक ही पढ़ रहे हैं। हम्म। लेकिन जब आप बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं तो व्हाट रीसेंट एडवांसेस आर हैपनिंग। सो आजकल जैसे अभी हम कोविड आया तो सब लोग ही बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी चिल्लाने लग गए, और सबको हाँ, समझ सही में बात। आया एक्चुअली कि वैक्सीन्स हाँ। बन रही है, एमआरएनए वैक्सीन्स क्या होती हैं, ये वैक्सीन्स क्या होती है। तो ये सारे जो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सब टेक्निक्स आ गई थी। सो इन सब का जो डेवलपमेंट है दैट वी स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी न्यू थेरेपीज डेवलप हो रही हैं, इतनी सारी डिजीजेस नई नई आ रही हैं, कौन सी नई हम्म। थेरेपीज आ रही हैं, क्या बायोमेडिकल चेंजेस आ रहे हैं। इवन प्लांट्स में अभी हम सबको पता है जीएम क्रॉप्स, ऑर्गेनिक क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, राइट? हम चेंज हम्म। कर रहे हैं। लाइक पहले बनाना छोटा सा आता था, अभी बनाना की साइज बहुत बड़ी हो गई है, एप्पल काफी हम्म। दिन तक रहता है। सो ये सब चेंजेस कैसे हुए? सो ऑल दिस चेंजेस आर ब्रिंग बाय द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज अ एडवांसमेंट इन द साइंस। व्हेन जब हमने केवल बायोलॉजी को बायोलॉजी की तरह नहीं देखा, उसे हमने दूसरे फील्ड से भी ज्वाइन करने की कोशिश करी। हमने ओके। उसे फार्मेसी से भी कंबाइन किया, कंप्यूटर साइंस से भी कंबाइन किया, मेडिकल साइंस से भी कंबाइन किया। तो इन सब का जब हमने मिक्सचर बना के एक साइंस बनाई तो दैट कम्स as a biotechnology. So we are answering now how it is happening, why it is happening, and what are the reasons behind it, and how we can improve it. If something is happening, how we can improve it. और बायोटेक्नोलॉजी का ही रीजन था कि हमें एक साल में हम कोविड की वैक्सीन बना पाए, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, हो चुकी थी। राइट, राइट। करेक्ट। राइट? ओके, आज मुझे समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ाई करते हैं और बायोलॉजी में क्या पढ़ाई करते हैं और कितना डिफरेंस होता है। दैट्स क्वाइट। बट हम ये नहीं कह सकते कि बायोटेक्नोलॉजी इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम बायोलॉजी। हाँ, हम स्टार्ट वहीं से करते हैं, लेकिन उसका जो एंड होता है वो हम एडवांसमेंट पे आके एंड। आके। करेक्ट, करेक्ट। तो मैम, आप थोड़ा सा
अब इसके करियर पर्सपेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर पीएचडी अगर किसी स्टूडेंट ने बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, मैं दोनों को इंक्लूड करूंगा, गवर्नमेंट जॉब्स एवरीवन प्रेफर, कि हर कोई बनना चाहता है कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट में मैं एज अ फैकल्टी ज्वाइन करूं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी। और ये क्वेश्चन मेरा बेसिकली इस सेंस में है कि कंपेयरिंग, इन कंपैरिजन टू सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर करें तो बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के गवर्नमेंट जॉब्स की क्या सिचुएशन है करेंटली इंडिया में। अच्छा, तो इसमें मैं दोनों का सेपरेट बताऊंगी। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी के थ्रू अपनी पीएचडी करते हैं बेसिक बायोलॉजी वगैरह में, तो आपके पास चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह है, आप वहां जाके प्रोफेसर बन सकते हैं। अगेन, क्योंकि मैंने कहा कि आप जूलॉजी बॉटनी पढ़ते हैं, और दीज हम्म आर द बेसिक सब्जेक्ट्स जो एक गांव में भी मिल जाएंगे, राइट? हम्म But if you are studying biotechnology, so it is little bit advanced. It is required high-end instrumentations, high-end things, और इसमें एडवांस लेवल रिसर्च होती है, जैसे मैंने आपको कहा। तो हम्म इसके लिए आपको ऑफ कोर्स थोड़ी सी आपकी लिमिटेशंस हो जाती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, बट ऐसा नहीं है कि अभी हमारे इंडिया में नहीं है। अभी हमारे इंडिया में काफी गवर्नमेंट ने खुद ने, और स्पेशली अभी जैसे मैं बता रही हूँ कोविड के बाद तो इसका बूम है, लाइक। सो हम्म गवर्नमेंट ने एक पूरा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है, डीबीटी है, उसके अंडर में काफी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे, और ये भी बात है, जैसे हमें लगता है कि आईआईटीज वगैरह को हम हमेशा से जो है कि मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और इसके लिए जानते आए हैं, राइट? बायोलॉजी वाले पहले ये सोचते थे कि हमारे पास बायो है तो हम आईआईटीज में नहीं जा सकते, हमारा कोई काम नहीं है आईआईटी में। तो अभी आप देखेंगे तो एवरी आईआईटी हैज दिस बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, राइट? हाँ, करेक्ट तो करेक्ट। बायोटेक्नोलॉजी अभी आपको हायर इंस्टीट्यूट्स में, हाई लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट्स में, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेस में, लाइक जितने भी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वहां मिलेंगी। तो हम्म टीचिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फोकस करना पड़ेगा। बट अगेन, एज आई एम सेइंग, कि अगर आप ये सोचेंगे कि एक छोटी सिटी में या एक नियर बाय और विलेज आप जॉब सर्च करना चाहेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, तो दैट इज डिफिकल्ट। दैट इज इजी हम्म फॉर अ बायोलॉजी पर्सन। बट बायोटेक्नोलॉजी अभी भी हमारे कंट्री में कुछ कुछ सिटीज और कुछ कुछ एरियाज में ही है, मतलब मैं ये मेजर कहना सिटीज चाहूँ, में, मतलब मेजर लाइक। सिटीज में ही है। हम्म ओके। बट एज आई सेड कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना करियर रिसर्च में बनाएं और आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, जनरली बायोटेक्नोलॉजी वो लोग लेते हैं जिन्हें ज्यादा रिसर्च करने में इंटरेस्ट होता है। तो अगेन देर जितनी भी हमारे मेट्रो सिटीज है, सब जगह हमारे कुछ कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे स्पेशली बायोलॉजिकल रिसर्च हो रही है। और ओके। इवन मतलब सब्जेक्ट वाइज भी रिसर्च हो रही है, लाइक मैं ब्रेन साइंसेस में हूँ, जैसे मैं ब्रेन पे, तो देयर इज अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन साइंस, एनबीआरसी, जो कि दिल्ली में है। सो अच्छा। ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए भी पूरे पूरे सेंटर्स गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं, और वहां भी ओपन किया काफी हुआ है। अच्छी रिसर्च होती है। गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव है। इवन दीज डेज न्यू स्टार्टअप्स को भी बहुत फंडिंग मिल रही है। इफ यू हैव अ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स लाइक दिस वैक्सीन डेवलपमेंट, एआई इन हम्म वैक्सीन एंड ड्रग डेवलपमेंट, इन जितने भी इस तरह के स्टार्टअप्स हैं, इनको भी काफी फंडिंग्स मिल रही है, और इनमें भी काफी अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा सा हम्म डिफरेंस आता है बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप मतलब अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं, आपको उस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट सही करना बात है। चाहिए। ओके। सो मैम, ये तो रही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात। सो सिमिलर क्वेश्चन मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के सेंस में है कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या उसी कंपैरिजन, उसी रेशियो में अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में? और अगर है तो सैलरी अ, कितना मिलता है स्टार्टिंग? क्योंकि मैंने ये, मतलब मैं ऑब्वियसली सैलरी इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो गवर्नमेंट सैलरी रेंज है उससे काफी कम रेंज में सैलरी दिया जाता है, स्पेशली जैसे बेसिक साइंसेस के पीएचडी स्कॉलर्स को, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो उस उसके बारे में आप थोड़ा प्लीज मुझे बताइए।
तो उसमें वही मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अगर आप केवल बायोलॉजी की बात करें तो ऑफकोर्स उसे बेसिक साइंसेस में रखा जाता है, तो उसकी हम्म सैलरी थोड़ी सी लो होती है। लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में जनरली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, बीटेक और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, right? So it is equivalent to the other engineering sciences. They don't अच्छा, consider us as a part of the basic sciences. बेसिक साइंसेस। We are a अच्छा। part of an engineering department, हम्म right? Because the degree जो उन बच्चों को मिल रही है वो बीटेक की डिग्री होती है या एमटेक की डिग्री होती है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे हैं, जिनकी रैंकिंग्स अच्छी है, वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री अभी देते हैं, और मतलब वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी काफी मिल सकती है। जो सैलरी की रेंज होती है ये बहुत डिपेंड करती है आपके पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस पे। अच्छा, मैं आने वाला अगर था अभी इस क्वेश्चन पे। मैं अभी हाँ आने वाला था, क्योंकि मैंने एक एपिसोड किया था। हमारे कॉलेज में था एक पीएचडी स्टूडेंट, अभिषेक। सो ही वाज फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो उसने ये बात कही थी कि अभी क्या है कि जो करंट सिचुएशन है उसमें सिर्फ पीएचडी से काम नहीं चलता। एक बेयर मिनिमम पोस्ट डॉक्टरल एक लाइक अनसेड एक रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा कहीं लिखा नहीं रहता कि पोस्ट डॉक्टरल इज मैंडेटरी, बट अगर इफ यू आर फ्रॉम साइंसेस लाइक स्पेशली बेसिक साइंसेस, तो पोस्ट डॉक्टरल तो मांगेंगे ही मांगेंगे, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो। सो आई कंप्लीटली एग्री विथ द सेंटेंस ऑफ अभिषेक कि कहीं लिखा नहीं रहता है, कोई लिखेगा नहीं, बट एक अनटोल्ड रूल है कि अगर आप पोस्ट डॉक करके आए हैं तो आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सो मैं आपको रेंज बता दूं, तो अगर आप पोस्ट डॉक करके आए हैं इवन 1 और 2 ईयर और 3 ईयर और समथिंग, सो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग रेंज होंगी वो 12 लाख पर एनम टू 15 लाख पर एनम तक जा सकती है, बेस्ड ऑन योर मोर एक्सपीरियंस। अगर आप और भी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आए हैं, जैसे लोग 5 5 ईयर्स की 8 ईयर्स की भी पोस्ट डॉक करके आते हैं वापस, तो अगर वो करके आए हैं तो आपकी 15 to 18 के 15 पर एनम टू 18 पर एनम आपकी हो सकती है सैलरी रेंज। ओके। तो ये सैलरी, बट आई कंप्लीटली एग्री विद अभिषेक कि ये लिखा नहीं रहता है, बट अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे जस्ट आफ्टर पीएचडी, पीएचडी। तो फर्स्ट आपको लोग प्रिफर नहीं करते हैं मोस्टली, तो अनटिल अनलेस यू हैव सम गवर्नमेंट फेलोशिप लाइक इंस्पायर, जैसे आप ही के शो अच्छा। में आए थे लोग जिनके पास इंस्पायर थी। सो हम्म अगर आपके पास इस तरह की कोई फेलोशिप है जो आप अपनी खुद की लेके आए हैं, देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट वेलकम यू, बिकॉज उस टाइम उन्हें खुद की सैलरी उतनी नहीं देनी पड़ती, या देनी भी पड़ती है तो काफी उनको फंडिंग मिल रही होती है, उनको नाम मिल रहा होता है उस फेलोशिप हम्म। का, ग्रांट अमाउंट मिल रहा होता है, तो ऑफ कोर्स उससे उनको बहुत फायदा होता है। तो उस वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पीएचडी के बाद अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स द सैलरी रेंज इज लाइक 60,000 70,000 लाइक दैट। सो या हो काफी सकता है कम कॉल है। भी ना है, ये भी पॉसिबल है। मोस्टली दे अवॉइड, इट्स नॉट अवॉइडिंग, बट एक्चुअली जब उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि उन्हें बहुत लोग मिल रहे हैं पोस्ट डॉक करे हुए, डिमांड एंड तो वो सप्लाई आपको वाला क्यों खेल है। सेलेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली exactly. हाँ, लेकिन ये कितना बुरा है नहीं कि मतलब लाइक ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन देन पीएचडी। पीएचडी अपने आप में कितना एक टफ जर्नी होता है, उसके उसको भी करने के बाद पोस्ट डॉक्टरल का एक एक अनटोल्ड रूल सा एक सेटअप है कि आ, बुरा भी है, बट मैं ये कहूंगी कि पीएचडी एक अलग जर्नी होती है, लाइक वहाँ आप बहुत बाउंडेड होते हो कि हमें डिग्री चाहिए, तो आपका जो माइंड होता है कहीं ना कहीं जब आप काम करते हो तो बेसिकली डिग्री के लिए ही कर रहा होता है। लेकिन हम्म जब आप पोस्ट डॉक में वर्क करते हो बहुत आप फ्री माइंड से वर्क करते हो, वहां हम्म पे आप पे कोई प्रेशर नहीं होता है, तो आप बहुत नई चीजें लर्न करते हो और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आप एक कंपेयर करेंगे जिन लोगों ने थोड़ी भी पोस्ट डॉक करी है और स्पेशली अगर आउटसाइड इंडिया जाके करी है, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा और जो उनको नॉलेज होगा चीजों का, और चीजों को टैकल करने का जो उनको तरीका आता होगा, वो जो हम्म, एकदम पीएचडी होते हैं उनमें वो डेवलप नहीं हो पाता। हो पाता है। हम
हम वहां जाके भी एकदम स्टूडेंट जैसा बिहेव करते हैं कई बार। अगर आप जॉब ज्वाइन करोगे तो वहां भी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। बट जब आप पोस्ट डॉक एंड एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर विदाउट प्रेशर जब आप काम करते हो तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सो सो मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि जो पीएचडी थीसिस जिस टॉपिक पे होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब विल इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन गेटिंग अ जॉब? डेफिनेटली। आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, मतलब मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हम्म। अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी में जनरली लैब वर्क होता है जिसमें आप प्रैक्टिकली लैब में कुछ काम कर रहे हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कितनी बार 2-2 3-3 दिन तक चलते हैं, तो बहुत फेलियर मिलता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं उस सब में। तो अगर आपका टॉपिक इंटरेस्ट का नहीं है तो यू विल डेफिनेटली फील अ प्रॉब्लम। अगर आपका टॉपिक इंटरेस्ट का है तो आप पीएचडी के स्टार्टिंग से ही ऑफ कोर्स उसके बारे में पढ़ेंगे, सर्च करेंगे। तो एट द एंड ऑफ पीएचडी आपको पता होगा कि मेरे जॉब टारगेट्स क्या हैं। कि मैं इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ तो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रही हैं। अगर मैं पोस्ट डॉक के लिए जाना चाहता हूँ तो कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप में इंटरेस्ट होगा तो आप अपने आप सर्च करेंगे, वो एक सेल्फ मोटिवेशन आता है। अगर हम्म। आपको पीएचडी टॉपिक इनिशियली बस गाइड की वजह से मिला है या गाइड जो कर रहे थे आपको वो करने को मिला है, तो आप में वो एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहता। फिर आप जस्ट एक पीएचडी डिग्री खत्म करने के लिए करते हैं, देन फिर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ओके अब मैं पोस्ट डॉक किस में करूं या मैं जॉब किस में करूं या मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं या ये है। बट अगर आप शुरू से ही इंटरेस्टेड होंगे, फोकस्ड होंगे, तो ड्यूरिंग पीएचडी है आपको बहुत नॉलेज अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। तो आपको दैट एंड विल में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। दैट विल सर्टेनली, वो अल्टीमेटली जॉब में नॉलेज ही तो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। हम्म। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हाउ टू फाइंड अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर पीएचडी? सो अगेन एज मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बनाया गया है, इट्स नॉट वन सब्जेक्ट। ठीक है, सो हम्म। इसमें एनिमल बायोटेक भी आता है, मेडिकल बायोटेक भी आता है, प्लांट बायोटेक भी आता है, माइक्रोबियल बायोटेक भी आता है। तो आपको ये देखना है कि उस वक्त आप जब आप पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं तो किस टॉपिक पे इन फ्यूचर आपको दिखता है। लाइक हाँ मैंने जब पीएचडी स्टार्ट की थी तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कैंसर में। हाँ। अ, और न्यूरो मैंने इतना सोचा नहीं था, बट न्यूरो मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रेन एक सेपरेट रीजन है हमारी बॉडी से, राइट। सो हम्म। जो पूरा हमारी बॉडी में हो रहा है वैसा का वैसा सेम प्रोसेस ब्रेन में नहीं होता। आप ब्रेन सही का बात है। ऑपरेशन इतना इजीली नहीं कर देते हो, आप बॉडी के तो किसी भी पार्ट का ऑपरेशन इतना हम्म। इजीली कर लेते हो, ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल हो जाता है, ड्रग्स इजीली पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा हमारे ब्रेन के साथ नहीं हो। ब्रेन के साथ इट्स अ नहीं वेरी सेंसिटिव, इट्स अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। वहां पे बहुत प्रिकॉशंस, बहुत प्रिसाइजनेस के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने ये पता करना चालू किया कि ओके ब्रेन की क्या डिजीजेस होती हैं। ओके अब ब्रेन में दोनों डिजीजेस थी, कैंसर भी होता है और अगर आपको पता हो मतलब ब्रेन ट्यूमर भी होता ही है। और ये दूसरी जो कॉमन डिजीजेस है वो ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं। तो इसलिए अगर आप जो भी टॉपिक चूज कर रहे हैं आपको ये देखना है उसका फ्यूचर क्या है। अगर किसी टॉपिक पे ऑलरेडी लाइक एक टाइम पे पोलियो पे बहुत रिसर्च होती थी, राइट। पोलियो की जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी या उसकी ड्रॉप्स नहीं बनी थी। बट अभी हमें पता है पोलियो इज टोटली रिमूव हो चुका है, उतना नहीं केसेस आते हैं। तो अगर आप पोलियो से रिलेटेड टॉपिक लेंगे तो उसका आपको फ्यूचर नहीं है। बट हम्म। सिमिलरली करेक्ट। अगर आप अभी पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी आपको पता है कि नए नए वायरसेस आ रहे हैं और अगर आप वायरस पे काम करते हैं सो दैट विल बी अ मोर फ्यूचरिस्टिक टॉपिक। सो आपको फ्यूचर हम्म। का सोच के देखना है कि फ्यूचर में किस टॉपिक पे ज्यादा चांसेस हो सकती हैं।
हम्म। मैं थोड़ा ज्यादा मेडिकल फील्ड की तरफ बता रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का रहा है। बट सिमिलरली इसमें भी होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, या माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, या जितने भी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जैसे है आजकल, कि हम्म। हम लाइक हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हम शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज करें। सो दैट इज लाइक अ इंडस्ट्री, यू नो, इट्स अ हाँ, एग्जिस्टिंग करेक्ट करेक्ट। इंडस्ट्री, और हमें आगे भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। So you have to select such kind of the topics which are futuristic, फ्यूचरिस्टिक, जिनमें, करेक्ट करेक्ट। हम्म। राइट, जिनमें आपको लगता हो कि फ्यूचर में बहुत पॉसिबिलिटी है। तो वो टॉपिक्स बेटर रहते हैं। लाइक अगेन, अगर मैं मेडिकल फील्ड का एग्जांपल दूं तो आजकल जीन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सो ये जो नई थेरेपीज डेवलप हो रही है, जिनका आज से 5 साल पहले हम कोई नाम भी नहीं जानते थे, कि किसी की बॉडी का जीन आप रिप्लेस कर सकते हो, आपकी बॉडी की इम्यून सेल्स को आप रेडी कर सकते हो टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर। सो ये सब शायद हम 5 साल पहले हम नहीं बात करते थे इन सब के बारे में, लेकिन आज हम बात करते हैं। तो अगर किसी ने उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिसर्च करना या स्टार्ट की है, तो दैट तो इज। डेफिनेटली 5 इयर्स बाद वो एक अच्छी पोजीशन पे होगा, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। आप ये देखो कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है बायोटेक्नोलॉजी में, किस पे आपको वर्क करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन सेलेक्ट द टॉपिक, बट फ्यूचरिस्टिक सोच होनी चाहिए। होना चाहिए। दैट्स ओके। मैम, मेरा एक सवाल, थोड़ा सा अभी पीछे हमने डिस्कशन किया था तो उसमें आपने बताया कि बहुत सारे टॉपिक वाइज सेंटर्स खुल रखे हैं, लाइक कैंसर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो वहाँ पे क्या, आई गेस वो एकेडमिक जॉब्स नहीं निकलते होंगे, वहाँ पर साइंटिस्ट या रिसर्च रिलेटेड जॉब्स निकलती होंगी। एम आई राइट? यस, दोज आर स्पेसिफिक फॉर द रिसर्च ओनली। तो वहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च वर्क ही होता है। बट एकेडमिकली वहाँ पे जैसे पीएचडी करवाई जाती है, वहाँ पे कभी कभी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कराई जाती है, बट नॉट अच्छा एट द बीएससी और बीटेक लेवल। उनकी पढ़ाई नहीं होती है वहाँ पे, अच्छा। लेकिन पीएचडी होती है वहाँ पे, और कभी कभी इंटीग्रेटेड एमएससी ओके। पीएचडी होती है, या एमटेक पीएचडी, या एमएस पीएचडी के नाम से भी होता है। सो और हम्म काफी एक्चुअली यूनिवर्सिटीज ने भी ऐसा खोल रखा है, जैसे आईआईएससी के बारे में हम सभी जानते हैं, इंडिया की हम्म। टॉप यूनिवर्सिटी है। तो उसने भी एक सीबीआर करके, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च करके, एक पूरा एक अलग सेंटर हाँ डेवलप, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है उसके बारे में, करेक्ट करेक्ट। राइट। हाँ। सो इवन यूनिवर्सिटीज ऐसे अलग अलग सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कर कैंसर रहे प्रिवेंशन सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। हैं। तो काफी अभी तो इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम ये नहीं कह सकते कि केवल हम बाहर जाएंगे तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इंडिया है में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी। तो मैम, इंडस्ट्रियल जॉब्स के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन एक हमारे फ्रेंड ने बोला था पूछने के लिए। सो हम्म। कि अगर किसी स्टूडेंट को आफ्टर पीएचडी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो क्या एआई और डेटा साइंस की नॉलेज इस चीज को इंश्योर करने में और हेल्प करेगा, लाइक टू गो इनटू डेफिनेटली, इंडस्ट्री जॉब? डेफिनेटली। सो अभी के टाइम पे मैं आपको वही बताई थी, जो चेंजेस आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी ग्रोइंग फील्ड, फास्ट ग्रोइंग हम्म फील्ड। सो आप हम्म। देखोगे कि आज से 4 या 5 साल पहले बायोटेक में कोई भी डेटाबेसेस की बात नहीं करता था, लेकिन राइट नाउ वी हैव मल्टीपल डेटाबेसेस फॉर ओके। स्पेसिफिकली फॉर द बायोलॉजी, एंड स्पेसिफिक फॉर सम डिजीजेस, सम पर्टिकुलर टॉपिक्स, और समथिंग लाइक दैट। सो बहुत सारे हम्म डेटाबेसेस। अब ऑफ कोर्स उन डेटाबेसेस को डेवलप आइदर किसी कंपनी ने किया है या किसी इंस्टीट्यूट ने किया है। सो हम्म। कंपनीज डेफिनेटली ले रही हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, आई नो सम कंपनीज इन बैंगलोर, actually one of the company I gave the interview, and I got selected but I haven't joined. So they are actually designing antibodies against, like for a lot of the diseases we develop antibodies against them. So they are developing antibodies against those different diseases by using the AI tool. ओके। तो सो वो कंपनीज ऐसे वर्क करती हैं, लाइक जो वहां पे कंपनी में सब तरह के लोग थे, लाइक जो मेरे जैसे जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं वो भी थे, और जो टोटली एआई टूल डेवलप करने में भी है। सो वो हम्म एआई टूल
टूल के थ्रू वो कुछ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल या कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल्स वो निकाल रहे हैं। तो पहले वो कंप्यूटेशनल वर्क करते हैं उस पे, और उस पे फिर जैसे हम जो लोग होते हैं उन लोगों को हमें चेक करना होता है कि जो एआई ने डेवलप किया है, because ultimately in biology and biotechnology you have to check it on either animal model or the ultimately it goes to the humans, right? करेक्ट। तो उसको प्रैक्टिकली चेक करना होता है, बट उसके पहले का बहुत काम ये एआई टूल्स, ये डेटाबेसेस और डेटा साइंटिस्ट हमारा कम कर देते हैं, वो हमें ओके। रिड्यूस करके दे देते हैं। लाइक बहुत बहुत। सारी अगर इंफॉर्मेशन है तो वो हमें एक रिड्यूस करके देते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर वर्किंग देयर, और हम्म। इंडिया में इस स्टार्टअप्स को काफी फंडिंग्स भी मिल रही हैं मिल जो रही है। एआई बेस्ड ड्रग डिस्कवरी इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस में भी इसका हेल्प होता है। तो अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी, तो वो मेडिकल डिवाइस एक मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स का पर्सन बनाएगा या डेटा साइंस का, उसमें प्रोग्रामिंग जो डालनी है वो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम पर्सन डालेगा। लेकिन जो हम्म। उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं, वो कितने बायोलॉजिकली रिलेवेंट हैं, उसके लिए डेफिनेटली दे नीड सम बायोलॉजी पर्सन और द बायोटेक्नोलॉजी पर्सन हम्म। के पीछे के बैकग्राउंड को समझ पाए, राइट? सही बात, करेक्ट। सो देयर इज इनपुट अ और आउटपुट, इंटीग्रेशन। मतलब वी कैन क्रिएट अ मॉडल, बट details of the input and details of the output can understand by only the expert of that field. एग्जैक्टली, मैं अगर एग्जैक्टली। अभी अपनी बात करूँ तो मैं मॉडल अगर बनाता हूँ तो जो इनपुट्स हैं वो मान लीजिए मैं किसी पहले मेडिकल की फील्ड में काम करता था, तो मैं उन इनपुट्स के बारे में पहले डॉक्टर्स से जाके सजेशन लेता था, वेदर आई एम गिविंग द करेक्ट इनपुट और नॉट, and एग्जैक्टली the व्हेन output which I am getting is according to the expectations of medical experts or uh, other doctors. So ये बात तो सही है. So if a person who is currently working in, like, who's from the biology background and biotechnology background, if he has some knowledge and sense of data science, जिस भी राइट, प्रोडक्ट में वो काम कर रहे हैं वो और एक रिफाइन हो जाएगा. यस। So, ma'am, my next question is, what are your suggestions to aspiring PhD students and PhD students who have just enrolled in their PhDs? So the first and the most important thing about if you are enrolling in the PhD, be patient. सो पेशेंस रखना है फुल पीएचडी के ड्यूरेशन में, और इंटरेस्ट रखना है अपना, क्योंकि बहुत Hmm. सारे हर्डल्स आते हैं। बहुत टाइम आपको ऐसा लगता है कि पीएचडी छोड़ दें, हमारे साथ वाले तो जॉब कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ अर्निंग कर रहे हैं, या उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी है, हम लैब में रहते हैं, हम बाहर घूमने नहीं जा पाते, हमारे एक्सपेरिमेंट्स Hmm. फेल हो जाते हैं। तो ये सब थॉट्स बहुत कॉमन है, बार बार आएंगे आपको, बहुत सारे पेपर्स के रिजेक्शंस आएंगे और होगा। सो पीएचडी जर्नी इतनी इजी नहीं होती है, बट अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, Hmm. तभी आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे विथ गुड क्रेडेंशियल्स। Correct. कंप्लीट शायद और भी लोग कर लेते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाते उसके बाद। बट अगर आप इंटरेस्टेड है अपने फील्ड में, आप इंजॉय करते हैं उस वर्क को, आप को कोई फेलियर मिल रहा है तो आप उसके बारे में सोचिए। और स्पेशली जो मैंने अपनी पीएचडी से सीखा कि इवन द नेगेटिव रिजल्ट्स आर द रिजल्ट्स, मतलब वो भी हाँ, सही आपको बात कुछ है. ना कुछ हाइपोथेसिस दे के जाते दे हैं। के जाता है, करेक्ट, तो कि why these results. हम्म. ये बहुत अच्छी बात आपने कही. सही बात सो है, करेक्ट. जनरली हमें हमारी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला और हम डिप्रेस होके बैठ जाते हैं कि ऐसे कैसे पीएचडी होएगी, मेरा तो पूरे साल खराब हो गए हैं, खराब हो ये हो गया. गया है। बट हम्म. आप ये सोचो, अच्छा जो आपको मिला उसके पीछे क्या रीजन था, तो हम्म. यू माइट गेट अ गुड पेपर, गुड पब्लिकेशन ऑन दैट नेगेटिव हाइपोथेसिस आल्सो। एंड ये इनफैक्ट ये चीज मेरे साथ मेरे फर्स्ट पब्लिकेशन में हुई थी. मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि बहुत ही बढ़िया काम करके भेजा है, बस रिव्यूज जो आएंगे, वाह वाह वाह, क्या काम किया, ऐसे ही आएंगे. लेकिन जब रिव्यूज आए तो एकदम ही 180 डिग्री उल्टे थे. कितना घटिया काम है, इससे घटिया काम तो कोई भी कर सकता है. ऐसे. और उसके बाद जो उसमें कमेंट्स थे जो टेक्निकल डिटेल्स के साथ, तब मेरी आंखें खुली कि
उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, मतलब जो भी रिव्यूअर्स थे उन्होंने बिल्कुल करेक्ट रिव्यूज दिए थे। और हालांकि मैं था लगभग 15-20 दिन शॉक में, और फिर धीरे धीरे मैंने उस चीज को रिकवर किया। लेकिन मुझे अभी भी याद है वो टाइम जब पहला पेपर का रिव्यू आया था, एंड आई वाज लाइक कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं बता ही नहीं सकता कि बस जब हमें रिव्यू मिले तब हमें जमीनी हकीकत पता चली कि क्या सोच रहे थे और कर क्या रहे हैं। तो दैट इज ट्रू। हाँ, एग्जैक्टली। हमें थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड भी अप एंड डाउन्स मतलब सभी आ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड अप्स भी देखते हैं हम, और प्रिमरली अनएक्सपेक्टेड डाउन्स तो देखते ही हैं हम। बट पीएचडी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, हम्म, जर्नी मतलब लर्निंग है जो हम सीखते हैं। मतलब आप वो किसी भी और लाइक आप अपने नॉर्मल करियर में नहीं सीख सकते। नहीं आप सीख सकते। जस्ट बीटेक एमटेक करके आप सोचे कि आप वो सीख जाएंगे। जो आप पीएचडी में सीखते हैं वो आप किसी और डिग्री में नहीं 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 सीख सकते। सीखते, इनफैक्ट मेरे लिए भी। अब मुझे लगता है मेरी जो पीएचडी लाइफ थी वो मेरे सारे एकेडमिक जर्नी की सबसे बेस्ट पार्ट था। एग्जैक्टली और हम एक नए पर्सन की तरह निकल के आते हैं जब 5 साल 100%। बाद 4 साल बाद जो बहुत भी सारे हम चेंजेस निकल के आते हैं, आते बहुत सारे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हमने क्या क्या अलग से, मतलब लाइक एक डेली लाइफ की भी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप की हैं हमने। हैं। मैं एग्जैक्टली। नया नया आया था जब मैं आप लोगों को लैब में एक शीशे की खिड़की से देखता था आप लोगों को काम करते हुए कि सुबह 10 बजे आया तब भी आप कुछ लगे हुए थे ढूंढने में, फिर 12 बजे निकले तब भी आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता था कि यार कितना काम करना पड़ता है। मतलब मैं नया नया था, मुझे लगता था कि इतने तेज तेज लोगों के बीच में मैं कैसे सरवाइव करूंगा, क्योंकि मेरा कोई पहला एक्सपीरियंस, मेरा प्रियर कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूट का, या मेरी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मुझे सब वहाँ पे बहुत एक्सेप्शनली ब्रिलियंट लोग मिलते थे। तो अच्छा, इस बात पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। पीएचडी में कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। नहीं, मैं शुरू पीएचडी शुरू में नया नया हर आया था ना। पर्सन की अलग अलग स्पीड से चलती है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप बहुत डिप्रेशन में डिप्रेशन जाओगे। में चले जाओगे, तो सही बात है। किसी का हो सकता है पहले 2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाए लेकिन उसके अगले 3 साल उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो। किसी के हम्म, लिए पहले 2 साल बहुत डिफिकल्ट होते हैं लेकिन अगले 3 साल बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो पीएचडी मतलब हम एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हम ग्रो ही ऐसे हुए हैं कि हम अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं वही कि पड़ोसी का बेटा हम्म, कितना लाया है, अगर वो कम लाया है तो हम अच्छे हैं। बट ये सजेशन मैं कहूंगी पीएचडी में किसी से अपने आप को कंपेयर कंपेयर मत नहीं करो। करना इट्स चाहिए। योर ओन जर्नी, आप अकेले ही करोगे। सही बात है। वाह। सो मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा कि अ, किसी स्टूडेंट, मतलब मैं एस्पायरिंग स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा हूँ कि किसी को आपके अंडर पीएचडी करनी है तो क्या, कैसी तैयारी होनी चाहिए, मतलब लाइक एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है नॉलेज की? बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे मैंने पहले भी कहा उसे मेरे फील्ड ऑफ रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। सो अभी मैं जो रिसर्च कर रही हूँ वो मैंने अपना पीएचडी और पोस्ट डॉक वर्क्स को कंबाइन करके रिसर्च कर रही हूँ। तो अच्छा। मैं ब्रेन ट्यूमर पे वर्क कर रही हूँ क्योंकि मैंने पोस्ट डॉक में अपने ब्रेन ट्यूमर पे वर्क किया था। ओके। सो ब्रेन ट्यूमर को में प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार रीअक्रेंस होता है। मतलब हाँ, एक बार आप ट्यूमर निकाल भी देंगे तो हो सकता है 1 साल में या 6 महीने में वो वापस डेवलप हो जाए। डेवलप हो जाए। तो उस सिचुएशन को रोकने के लिए अगेन हम अपनी बॉडी की खुद की इम्यून सेल्स को, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी इम्यून सेल्स हैं, हम्म, इम्यूनिटी है, तो उसको हम कैसे बूस्ट करें। क्या हम ऐसी ड्रग्स ले सकते हैं जो हमारी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट भी ना दें और साथ ही हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर दे कि जैसे ही कैंसर सेल डेवलप हो हमारे अंदर ही अपने आप फाइट हो और वो सेल्स किल हो जाए। तो अगर मैं वही कहूंगी तो आप अगर किसी भी पीआई के अंदर पीएचडी करना जाना चाहते हैं उस पीआई के बारे में पहले अच्छे से पढ़े कि उस पीआई ने किस हम्म, चीज पे वर्क करते हैं। आपका इंटरेस्ट उनसे मैच करता है कि नहीं मैच करता है। आप चाहें तो वो उनसे रिक्वेस्ट करके 1-2 बार उनसे मिल सकते हैं, उससे उनसे बात कर सकते हैं। टेम्परामेंट मैच होता है कि नहीं होता है आपका।
वर्किंग आवर्स मैच होते हैं कि नहीं, क्योंकि आई एम मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे जल्दी मॉर्निंग में जाके काम करना स्टार्ट करना पसंद आता है कि शाम को मैं जल्दी खत्म कर सकूं। कुछ हम्म। लोग होते हैं जिनको रात को काम करना पसंद आता है। तो अगर मेरा पीएचडी स्टूडेंट मुझसे जस्ट अपोजिट होगा तो डेफिनेटली थोड़े से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप क्लैशेस होगी। जाके मिलें, पीआई से मिलें, जल्दबाजी हम्म। ना करें लेने में, डिसीजन लेने में। पीआई को सेलेक्ट करने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक सेलेक्ट करने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी जल्दी खत्म करने का ना सोचें। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा ट्रस्ट रखें। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पीएचडी में। ये दोनों को एक दूसरे पे रखना पड़ता है, पीआई को स्टूडेंट्स पे रखना पड़ेगा और पीआई स्टूडेंट पे को पीआई पे करेक्ट। रखना पड़ेगा सही कि बात वो जो करवा रहे हैं सही करवा रहे हैं, और पीआई को भी रखना पड़ता है है। कि स्टूडेंट सही कर रहा है। तो पर वही है, अगर आप में खुद में इंटरेस्ट होगा, सेल्फ मोटिवेशन होगा, थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड होंगे, आप जस्ट फेलोशिप के लिए पीएचडी नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आप अच्छे से पीएचडी कर पाएंगे, आपकी कर पीएचडी पाएंगे, जर्नी करेक्ट, सही अच्छी बात। रहेगी। और आप अपना फ्यूचर भी अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि आप फिर हम्म। खुद से पढ़ेंगे चीजें, आप खुद से सर्च करेंगे चीजें। आपको पीआई को फोर्स नहीं करना पड़ेगा आपको कि आप ये पढ़ो, हाँ आपने यार, ये नहीं उसको पढ़ा। अपने पीआई को खुश करने के लिए सिर्फ लैब में बैठे हैं कि देखो एग्जैक्टली मैं आ गया आपको मैं। पीआई को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है। पीआई इज ऑलरेडी, वो पीआई है, वो बन चुके हैं। ये अब सही बात। आपकी जर्नी है। आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हम्म। प्रॉपरली, आप कहीं भी अगर आप सर्च कर रहे हैं पीएचडी के लिए, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन, बट फिर भी अगर आपको कहीं सिलेक्शन होता है, आप पीआई की प्रोफाइल चेक करें कि उनका फील्ड क्या है, रिसर्च फील्ड क्या है। एक बार दो बार जाके उनसे मिल लें। वो भी काफी अच्छा हम्म। रहता है कि आप पहले एक या दो बार मीटिंग कर ले, आप जान लें कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या आप उन एक्सपेक्टेशंस पे काम कर सकते हैं, या आपकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पर्सनल्स होती है। और अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कितनी बार आप नहीं कर पाते, तो दैट्स ओके। तो आप उस अकॉर्डिंग हम्म। अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीएचडी जर्नी बर्डन नहीं लगेगी, सही बात क्योंकि है, अप करेक्ट। एंड डाउन्स आएंगे, बट आप उस बर्डन को भी एज इजीली सॉर्ट आउट कर सॉर्ट पाएंगे। आउट कर पाएंगे, करेक्ट। सो दैट्स द ओनली थिंग आई सर्च इन माय पीएचडी स्टूडेंट। हम्म। वाह, बहुत ही बढ़िया सेशन था मैम, वो काफी इंफॉर्मेटिव था। इनफैक्ट मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ जाना है, स्पेशली बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी मुझे, बट अभी थोड़ा मुझे क्लैरिटी मिली है आज के सेशन से। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एंड आवर फेलो रिसर्चर एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर। थैंक यू आदित्य, एंड होपफुली मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाया है, नॉट एज अ फैकल्टी और बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज नहीं, किए आपने हैं। सो बहुत ही होपफुली आसान भाषा में समझाया। सबको सब समझ में आया होगा। एंड अगर एक या दो लोगों को भी उससे फायदा मिल जाता है, देन मैं तो अपना ये सेशन सक्सेसफुल मानूंगी। हाँ, यस मैम। दैट इज द ओनली थिंग। लोगों के जो फीडबैक है वो काफी पॉजिटिव है, कि उनको ये अच्छा लग रहा है कि ये सीनियर्स से उनकी एक्सपीरियंस से सीखने को मिल रहा है। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि आज के सेशन से जो स्पेशली जो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी, और दे कैन प्लान आउट देयर फर्दर जर्नी। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टुडे। थैंक यू बाय मैम। आदित्य। बाय।